हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा यूपीएससी पे। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो फाइनली आप सभी को मालूम है कि हम लोग एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं, ठीक है। और एनसीईआरटी में हमारा जो ज्योग्राफी बुक है उसको अच्छे से हम लोग पढ़ रहे हैं। और एक बात आप कान खोलकर सुन लो, अगर आप अभी तक कहीं से भी आप ज्योग्राफी नहीं पढ़े हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यह जो क्लास 9वीं की एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, यहाँ से आप इस बुक को अच्छे से पढ़ना शुरू कर दो। फिर आपका जो है इस ज्योग्राफी बुक पे इतना अच्छा कमांड हो जाएगा, इतना अच्छा नॉलेज हो जाएगा, वो यूपीएससी का एग्ज़ाम कोई भी हो, जैसे कि यूपीएससी एनडीए का एग्ज़ाम ले तक, सीडीएस का, सीएसई का या कोई भी अदर स्टेट पीसीएस हो, सभी के लिए इनफ होगा, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि इसे प्लीज़ आप अच्छे से पढ़ें, प्रॉपर नोट्स बनाएं। साथ ही में तो आपको बता दूं कि नोट्स के लिए तो मैं आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दूंगा कि आपको नोट्स मिल जाए, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप नोट्स बनाते हैं तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो प्लीज़ कोशिश करें कि आप नोट्स ज़रूर बनाएं, ठीक है। तो चलिए अब आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं अपने लेक्चर को और पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारा आज का जो चैप्टर है फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, ठीक है। क्या है? फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। सबसे पहले अगर आपको ट्रस्ट नहीं होगा हमारे नोट्स पे, तो पहले हम आपको इस एनसीईआरटी का जो बुक है उसके पेज पे लेकर आते हैं, जिसे हम हिंदी में इस चैप्टर को कहेंगे भारत का भौगोलिक स्वरूप। हाँ, बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा चैप्टर है। और ये क्लास 9वीं से जितनी भी बुक हैं वो सब के सब आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए आपका ये एनसीईआरटी बुक जो है क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा, फिर हम अपने नोट्स पे चलेंगे। पहले यहाँ देखते हैं चीज़ों को। कह रहा है कि जैसे कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। आपको मालूम है कि ये जो भारत है यह विभिन्न स्थलाकृतियों वाला जो है ये देश है। कैसे? जैसे कि आप देखेंगे तो यहाँ देखिएगा तो आपको क्या दिखेगा? कच्छ का रण दिखेगा, ठीक है। आप देखिएगा तो अगर हम मैप में आपको और दिखाने चलें तो सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो आइए दिखा ही देते हैं आपको आगे की स्लाइड में, ठीक है। आपको अगले स्लाइड में जो है पूरा का पूरा अच्छा से जो है यहाँ पे मैप दिया है। अगर बात करें तो आपका अलग अलग स्थलाकृतियाँ, यहाँ पे भारत का मरुस्थल है, यहाँ दक्कन का पठार है, ये सब अलग अलग स्थलाकृतियाँ हैं, ठीक है। ये पश्चिमी घाट है, ठीक है। तो ये सब के सब क्या है? अलग अलग जो है स्थलाकृतियाँ हैं। हाँ, यहाँ देखेंगे तो आप छोटा नागपुर का पठार है। यहाँ पे आप देखोगे तो इधर बांग्लादेश है, ठीक है। यहाँ पे बांग्लादेश है, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें अलग अलग स्थलाकृतियाँ हैं, ठीक है। तो आइए चलिए देखते हैं फिर आपका एनसीईआरटी जो है क्या कहता है, फिर हम अपने प्रॉपर नोट्स पे पहुँचेंगे। और हाँ, एक बात बच्चे, आप कहते हो ना कि भाई नोट्स कैसे बनाएं, तो नोट्स जो मैं दे रहा हूँ ना, शॉर्ट नोट्स, कीवर्ड्स जो भी कहोगे वो सारे के सारे आपके वही हैं। मैं अभी जिस स्लाइड पे हूँ इससे नहीं, हम आपको दिखा दें एक प्यारा सा अपना नज़ारा इस नोट्स का, तो आपको समझ में आएगा, राइट। अब देखो ये जो है आपका नोट्स होगा और मैं कहता हूँ गारंटी लेकर के इससे बेहतर और इससे अच्छा नोट्स आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो पहले आपको ट्रस्ट दिलाने के लिए हम कुछ एनसीईआरटी की लाइन को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। देखो आप किस प्रकार के क्षेत्र या भूमि में रहते हैं। यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहां के दूर तक फैले विशाल मैदान से परिचित होंगे, और यदि पर्वतीय क्षेत्र में निवास करते होंगे तो आप पर्वतीय ढलानों
और घाटियों से भली भांति परिचित होंगे। देखिए कह रहा है कि वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृति पाई जाती है, जैसे कि पर्वत पाया जाता है, ये एक प्रकार का भू आकृति ही है। मैदान पाया जाता है, मरुस्थल जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है, पठार की बात करें पूर्वी पठार, पश्चिमी पठार, और साथ ही साथ हमारे जो द्वीप समूह हैं ये सभी के सभी भारत के अंतर्गत ये भू आकृतियां यानी कि भू स्थल आकृतियां या स्थल आकृतियां जो है पाई जाती हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, विभिन्न प्रकार के भारत के अंतर्गत पाए जाने वाले स्थल आकृतियां ही हैं। अब यही सारी चीजें इसी के बारे में एकदम डिटेल से पढ़ना है आपको। हाँ, अब बात करें कि भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नता को दर्शाती है। भौतिक विभिन्नता समझ रहे हो ना, हमारा जो भारत का ये भूमि है, लैंड है, ये फिजिकल डिफरेंस यानी कि भौतिक विभिन्नता को दर्शाती है। बात करें तो भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। भूगर्भीय समझ रहे हो, ये अच्छे शब्द हैं, ये अच्छे टर्मिनोलॉजी को समझोगे तो फिर आपको अच्छे मार्क्स आएंगे आंसर राइटिंग में। चलिए आते हैं अपने इस प्यारे से नोट्स पे और यहां से हम चीजों को अच्छे से पढ़ने की और अच्छे से देखने की कोशिश करेंगे। हाँ, मुझे उम्मीद है कि आप एक एक चीज को बारीकी से समझोगे। देखो ये कह रहा है कि भारत विशाल आकृतियों वाला एक विशाल देश है, ये आपने उस स्लाइड में भी देखा। लेकिन हाँ, क्या है नया है? कहोगे कि भाई तुमने तो वही सारी चीजें कॉपी पेस्ट कर रखा है, लेकिन कुछ ऐसा नहीं है, धैर्य से पढ़ो। देखो हमारे देश में जो है हर प्रकार की भू आकृतियां पाई जाती है, ठीक है। ये देखो कितना शॉर्ट हुआ, जैसे कि आपका यहाँ पे पर्वत है, ठीक है, फिर आपका मैदान है, फिर आपका मरुस्थल है, फिर आपका पठार है और फिर आपका द्वीप समूह है, ठीक है। अब देखो यहाँ विभिन्न प्रकार की शैलें पाई जाती हैं, हाँ, जिनमें से कुछ संगमरमर जो जिसका प्रयोग जो है ताजमहल में हुआ है की तरह कठोर होती है, ठीक है, एवं कुछ सेल खड़ी का प्रयोग जो है टेलकम पाउडर में हुआ है, ठीक है, की तरह मुलायम होता है। तो ये क्या है, ये सेल पाई जाती है कहाँ पे, हमारे भारत में, ठीक है, जिसमें से कुछ आपको संगमरमर का एग्जांपल्स दिया गया है जो एक कठोर के रूप में आपको देखने को मिलता है, ठीक है, और एक है आपका सेल खड़ी, ठीक है, जो प्रयोग हुआ है कहाँ पे, टेलकम पाउडर में जो है प्रयोग होता है, और ये क्या है, एक प्रकार का मुलायम है, ठीक है। फिर आगे आपको बता रहा है कि भारत के भूभाग का निर्माण जो है विभिन्न भूगर्भीय कालों के दौरान हुआ है। ये जो भारत का भूभाग देख रहे हैं ये क्या है, ये एक समय ही विस्तृत हो गया है क्या? आप ये जो उत्तरी मैदान का जो क्षेत्र देखते हैं यहाँ पे, ओहो एक मिनट जस्ट वेट, कलर चेंज कर ले, राइट। आप ये जो उत्तरी मैदान का जो क्षेत्र देख रहे हैं जो बहुत ही ज्यादा कृषि क्षेत्र के लिए उपजाऊ और बहुत ही बेहतर एरिया, बेहतर भूभाग पाया जाता है, आखिर ऐसा क्यों? और इसका निर्माण जो है क्या पृथ्वी के निर्माण के साथ ही साथ इस सारे के सारे भू आकृति की हो गई है? मैं कह देता हूं गारंटी कि भाई एक बार इस चैप्टर को पढ़ो, अगर इंटरेस्ट पैदा ना कर दिया ना आपके अंदर ज्योग्राफी पढ़ने का, तो फिर आप मुझसे कहना। अगर हम बात करें तो इसके ये उत्तरी मैदान के जस्ट ऊपर देखोगे तो हिमालय बह रही है। हिमालय आपकी कहां से बह रही है आप बताओ? हिमालय जो है आपका ये पाकिस्तान, वहां उस चोटी से देखो, यहां असम की ओर तक बह रही है। तो अभी ध्यान से देखो, एक एक लाइन में अच्छे से कंसेप्ट के माध्यम से आपको समझाऊंगा, ठीक है। फिर अगर हम यहाँ पे देखें तो भारत का भूभाग जो है निर्माण जो है विभिन्न भूगार्भिक कालों में। भूगार्भिक काल कहने का मतलब क्या है, आप मुझे एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, जिसने इसके उच्चवाचों को प्रभावित किया है। देखो कई अन्य प्रक्रियाओं जैसे कि अपक्षय, अपरदन तथा निक्षेपण के द्वारा वर्तमान उच्चवाचों का निर्माण तथा संशोधन हुआ है। ये तो बेहतर है कि आप क्लास 9वीं की एनसीईआरटी से पढ़ना शुरू कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे एक प्यारा सा जो है आपको बात कहूंगा जो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा।
अगर मैं यहीं पे कहूं कि भाई अब तो सही है, लेकिन अगर आपके पास इतना भी नॉलेज नहीं है कि आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि ये अपक्षय क्या है, ये अपरदन क्या है और ये निक्षेपण क्या है, तो फिर आपको क्लास 6वीं, क्लास 7वीं और क्लास 8वीं की एनसीईआरटी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। बट अगर आप यहां पे ये तीनों के तीनों शब्द को, इस तीनों के तीनों वर्ड को अच्छे से समझ पा रहे हैं कि अपरदन का मतलब क्या होता है, अपक्षय का मतलब क्या होता है और निक्षेपण का मतलब क्या होता है, तो फिर आप उससे नहीं पढ़ेंगे तो अच्छी बात है। देखो भाई, कुछ कहेंगे कि इतना ही शब्द पे क्या ये तीनों क्लास की एनसीईआरटी है? नहीं, और भी कुछ शब्द हैं। अगर आप इतना जान रहे हैं तो आपके पास लगभग बेसिक नॉलेज अच्छा से है। हाँ, तो यहां तक समझ गए, तो आइए आगे की ओर बढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं। ठीक है, देखो सारी एनसीईआरटी अभी तक हम कवर करा चुके हैं। ठीक है, इसके पहले वाली क्लासेस की आप देख सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि कुछ बेसिक शब्द का मीनिंग मुझे मालूम नहीं है, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो है हमें नहीं पता है, तो फिर आपका स्वागत है आपकी इसी YouTube चैनल पे। आप जाइए और प्लीज सीरियल नंबर से कंटिन्यू कीजिए और पूरे लेक्चर को अच्छे से पढ़िए। ठीक है, अब देखिए, भौतिक आकृतियों के निर्माण की व्याख्या का एक सर्वमान्य सिद्धांत है, प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक। हम कहेंगे कि ये जो सिद्धांत है बहुतों को जो है ये परेशान करता है, लेकिन देखो ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है आप समझना। मेरे भाई, यहां पे इस प्लेट टेक्टोनिक को तो उतना डीपली मैं नहीं समझा सकता, लेकिन हां इतना जरूर समझा दूंगा कि अगर आप कभी भी आगे एडवांस बुक को पढ़ोगे तो आपको परेशानी नहीं होगा। अब देखो, भौतिक आकृतियों के निर्माण की व्याख्या की बात करें हम, तो क्या कह रहा है? कह यही रहा है कि निर्माण की व्याख्या का एक सर्वमान्य सिद्धांत है। ये जो हमारा भौतिक आकृति का जो निर्माण हुआ है, आखिर हम कैसे जानते हैं कि इसका निर्माण कैसे हुआ है, किस कालखंड में हुआ है और कब हुआ है और इसके अंदर की प्रोसेसिंग क्या रही है, तो वह हमें बताता है, जिसका नाम है थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक। हाँ, जो कि 1967 में मैग्नीज मार्ग व पार्कर, ठीक है, मार्गन, ठीक है, सॉरी, मैग्नीज मार्गन व पार्कर ने पूर्व के उपलब्ध विचारों को समावनित कर इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। देखो, इस सिद्धांत के अनुसार जो है पृथ्वी की ऊपरी परपट्टी 7 बड़ी एवं कुछ छोटी प्लेटों से बनी है। ऊपरी परपट्टी कहने का तात्पर्य क्या है आप भली भांति समझ रहे होंगे। अब ये 7 बड़ी प्लेटें जो हैं आपको कौन कौन सी है अभी मैं बताता हूं, फिर आपको मैप के माध्यम से भी दिखाऊंगा। पहला है अंटार्कटिका, फिर है उत्तरी अमेरिका, फिर है दक्षिणी अमेरिका, फिर है प्रशांत महासागरीय, फिर है इंडो ऑस्ट्रेलियन, फिर है अफ्रीकन, फिर है आपके यूरेशियन। हाँ, अब देखो मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स। अब प्यारे ध्यान से देखना, ये टेक्टोनिक प्लेट जो है इसका डायरेक्शन कुछ इस दिशा में है, ठीक है, ओके। अब अगर आप यूरेशियन प्लेट को देखोगे तो ये आपका ये पूरा का पूरा भाग आपका यूरेशियन प्लेट का है, ठीक है। ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है आपका, ओके। ये यहां देखो ये भी यूरेशियन प्लेट है। अब हम अगर हम कहें भाई कि ये दो ओर की यूरेशियन प्लेट कैसे आ गई, एक तो पहला यूरेशियन प्लेट यहां पे और दूसरी यूरेशियन प्लेट भाई यहां पे, ये कैसे संभव है? क्या एक ही प्लेट दो जगहों पे, कब, कैसे? देखो धैर्य रखो, अगर आप इस मैप को गोलाकार तरीके से जोड़ते हो, मान लो एक फेविक्विक लिया या फेविकॉप लिया और इसको एक गोलाकार
मतलब बना करके इससे जोड़ोगे तो ये वाला जो छोर है यहां इससे आकर के इससे मिलेगा। ठीक है, तो ये एक ही जो है प्लेट है, एक ही आकृति है। ठीक है, ये अलग अलग नहीं है। अब देखोगे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का कुछ हिस्सा यहां पे आपको देखने को मिल रहा है, जो कि मैप बड़ा रहता तो आपको दिखता, लेकिन नहीं। ठीक है, तो ये देखो, तो ऐसे समझना चीजों को। हम कहेंगे कि आप अभी बिगिनर हो तो 15 से 20 मिनट आप मैपिंग पे दोगे तो मैं गारंटी लेता हूं भाई, जब आप यूपीएससी देने जाओगे तो आपके टक्कर का कोई नहीं होगा। लेकिन हां, अगर 15 से 20 मिनट ईमानदारी पूर्वक आप मैपिंग को देते हो तुम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लेटों की गति के कारण प्लेटों के अंदर एवं ऊपर की ओर स्थित महाद्वीपीय सेल में दबाव उत्पन्न होता है, जिसका परिणाम स्वरूप क्या होता है? वलन, फोल्डिंग, राइट, भ्रांशीकरण, ठीक है, तथा ज्वालामुखीय प्रक्रिया, ठीक है, वोल्केनिक एक्टिविटीज जो है आरंभ होता है। ये क्या बताता है? थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक बता रहा है कि ये जो भौतिक आकृति हुआ है इसका निर्माण कैसे हुआ है। ये कह रहा है कि जब ये सारे प्लेट हैं तो प्लेटों की गति के कारण ये अपने आप में गतिशील हैं, राइट। ये क्या है? ये मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है, जिसके कारण जो है इनके अंदर के भागों एवं ऊपर की ओर स्थित महाद्वीप सेलों में दबाव का जो है उत्पन्न होना आरंभ होता है, राइट। अब इसका परिणाम तो कुछ होगा। देखो, अपने हाथ को ऐसे घसोगे तो इसमें से कुछ तो परिणाम निकलेगा भाई। देखो, अगर आप किसी ढक्कन को बंद करते हो, अगर बोतल के ढक्कन को बंद करोगे तो क्या निकलेगा? वह एक दूसरे में मोमेंट, गति कर रहा है, ठीक है। तो जब गति कर रहा है अंदर बाहर दोनों तरफ से, तो क्या होगा? ये दोनों क्या होंगे? ये दोनों बंद होंगे। तो बंद हो जाएंगे तो परिणाम यही निकल रहा है। तो बस यही हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है? फोल्डिंग हो रहा है, भ्रांशीकरण हो रहा है, वोल्केनिक एक्टिविटीज हो रहा है। अब इसका परिणाम आगे क्या निकलता है? इसके होने का क्या कारण है? अब देखो, चलो आगे की स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अब देखो, यहां पे आओगे तो समान तौर पर इन प्लेटों की गति को हम जो है 3 वर्गों में विभाजित करेंगे सबसे पहले, ठीक है। अब देखो, हम तो देख लिए कि जब ये गति कर रहे हैं, ठीक है, प्लेट्स जो गति कर रहे हैं तो उसमें ये सारी चीजें परिणाम निकल कर आती है, ठीक है। तो फिर गति कर रहा है तो फिर कैसे कैसी गति है इनकी? क्या एक ही तरीके से गति कर रहा है? अब बताओ, अगर कोई मतलब हम अभी आपके पास जो है, चलो फिर मैं समझाता हूं, ठीक है, अभी समझाऊंगा, जस्ट वेट। देखो, पहला जो है वह है कुछ प्लेट एक दूसरे के करीब आते हैं, जिसे हम अभिसारित, ठीक है, परिसीमा का निर्माण करती है। और क्या आता है? जो कुछ प्लेट हैं वो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। ध्यान से सुनना, क्या आ रहे हैं? एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। तो करीब आ रहे हैं तो क्या होगा? अभिसारित परिसीमा जो है का निर्माण होगा। क्या होगा? अभिसारित परिसीमा का निर्माण होगा। जब 2 प्लेट एक दूसरे के करीब आती हैं तब या तो वे टकरा कर के टूट सकती हैं या एक प्लेट फिसल कर दूसरी प्लेट के नीचे जा सकती हैं। समझिएगा बात को ध्यान से। अगर हम बात करते हैं तो आपको समझाने के लिए, ठीक है, आपको समझा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर ये कुछ प्लेट हैं आपके, ध्यान से देखिएगा, मेरे बात को अगर समझ रहे होंगे तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। प्लेट है, ये पहला प्लेट है, हाँ, और ये है हमारे दूसरा प्लेट, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है? ये एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। देखो, ये एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। क्या है? ये अपने ये डायरेक्शन में चल रहा है और ये जो है इस डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। अब ये एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। तो करीब आएगा भाई। अब सुनो, अब 2 गाड़ी जो है यूं आ रही एकदम दोनों ही अपनी गति से, हाँ, तो आएगी तो क्या होगा? या तो एक दूसरे से लड़ेगी तो भाई टूटेगी, ठीक है, टूटेगी। और ड्राइवर का क्या हाल होगा वो आप समझ रहे हो। या लड़ेगी तो फिर पीछे हट करके टूट जाएगी, ठीक है। या तो एक
ऊपर से चला जाएगा और एक नीचे आ जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यही प्लेट या तो एक ये ऐसे आ गया तो एक वाला जाकर के कुछ ऐसे चढ़ जाएगा, ठीक है। और इसके बीच का जो क्षेत्र होता है इसे क्या कहते हैं हम, इसके बीच का जो क्षेत्र होता है इसे क्या कहते हैं, भ्रांश, ठीक है। इसे क्या कहते हैं हम, एक दूसरे के ऊपर जो आ गया और बीच का जो क्षेत्र बचा। अब यही चीजें आपको जो है प्लेट टेक्टोनिक समझा रहा है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हाँ, तो कुछ इस प्रकार होगा। अब देखो दूसरा है कि जबकि कुछ प्लेट एक दूसरे से दूर जा सकती हैं और अपसारित परिसीमा का निर्माण करती हैं, एक दूसरे से दूर। बेस्ट एग्जांपल्स फॉर, ये पिक्चर आप ले सकते हो, बेस्ट एग्जांपल्स। हाँ, अब मेरे भाई ध्यान से सुनना, कभी कभी वे एक दूसरे के साथ क्षैतिज दिशा में भी, क्षैतिज समझ रहे हो, क्षैतिज दिशा में भी गति कर सकती हैं और रूपांतर परिसीमा का निर्माण कर सकती हैं, ठीक है। विश्व के अधिकतर ज्वालामुखी एवं भूकंप संभावित क्षेत्र प्लेट के किनारों पर स्थित हैं, लेकिन कुछ प्लेट के अंदर भी पाए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट, पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट चीजें आपको मैं डिस्कस करा रहा हूं। मुझे ऐसा लग रहा है शायद आप भी ऐसे समझ रहे होंगे कि भाई इसमें तो एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसे हम क्या करें, स्किप कर दें, छोड़ दें और आगे की ओर बढ़ जाएं। हाँ राइट, चलो मुझे उम्मीद है कि यहां तक समझ गए। तो जब समझ गए हैं तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। जब हम आगे बढ़ेंगे तो क्या देखेंगे, देखेंगे यही कि भारत का जो है अब तक हम लोगों ने देख लिया कि जो है कैसे कैसे क्या हुआ और होते होते क्या हो गया, ठीक है। अब आइए कुछ हम उस मुकाम पे पहुंच गए हैं जहां पे अपने जानकारी को और विस्तृत करेंगे। हम आ गए हैं कि भारत का सबसे प्राचीन भूभाग, ठीक है। आपने देखा कि ये भूभाग एक बैग जो है तैयार नहीं हो गया है। आज के समय में अगर आपके पास रुपया है तो आप रातों रात अपने बिल्डिंग को तैयार कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। रातों रात अपने दरवाजे पे गाड़ी खरीद कर ला सकते हैं, बना बनाया हुआ। लेकिन बात यहां पे इतनी बड़ी भू आकृति की हो रही है, इतनी बड़ी भूभाग की हो रही है, तो आपका दिमाग कहां है प्यारे कि आप नहीं सोच पा रहे हो कि ये एक दिन का कार्य नहीं है इस पृथ्वी को जन्म देना, इस पृथ्वी के भूभाग को जन्म देना, ठीक है। जब पृथ्वी को पढ़ेंगे, जब सौरमंडल में हम आपको पढ़ा चुके हैं कि यूनिवर्स का कैसे जो ओरिजिन हुआ है, फिर आपका उसमें सौरमंडल कैसे आता है, फिर ये मिल्की वे क्या है और क्या क्या प्रोसेस है, सारी चीजें जो क्लास 6वीं की बुक में एकदम बेहतर ढंग से मैं आपको पढ़ाया हूं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि भारत का जो सबसे प्राचीनतम भूभाग है, देखो कुछ तो था इस पृथ्वी पे, भारत के हिस्से में कुछ तो था इस पृथ्वी में जो आज इतना विस्तृत कर दिया है। अर्थात प्रायद्वीपीय भाग की बात कर रहे हैं जो सबसे प्राचीन है, जिसका नाम है आपका ये गोंडवाना लैंड, यानी कि गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा था। गोंडवाना भूमि भारत का प्राचीन भूभाग नहीं है, ध्यान से बातों को समझिए, इसका हिस्सा था। अब क्या था, गोंडवाना भूमि जो था प्राचीन विशाल महाद्वीप, जैसे कि पंजिया, ठीक है, पंजिया का दक्षिणतम भाग, अब दक्षिणतम यानी कि साउथ वाला क्षेत्र, डायरेक्शन आपको आना चाहिए। चलो ध्यान से देखो, डायरेक्शन मैं बताता हूं। ये देखो एक लाइन ऐसे खींचा मैंने और एक लाइन ऐसे खींचा, तो ये ऊपर वाला जो एरिया है इसे हम नॉर्थ कहते हैं, इसे हम नॉर्थ कहते हैं। उसके जस्ट नीचे वाला को हम साउथ कहते हैं और इस वाले क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, ईस्ट कहते हैं, ठीक है। और हमारे इस वाले भाग को वेस्ट कहते हैं। इस वाले क्षेत्र को क्या कहेंगे, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट या ईस्ट साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ, राइट। मुझे उम्मीद है
कि आप भली भांति समझ गए होंगे। तो पैंजिया का दक्षिणतम भाग है, जिसके उत्तर में अंगारा लैंड, अंगारा भूमि जिसका नाम लॉरेशिया है, वो आपको देखने को मिलेगा। हम चले गोंडवाना लैंड, ठीक है। गोंडवाना लैंड में भी है जो पैंजिया का गोंडवाना भूमि जो है, प्राचीन विशाल भूभाग पैंजिया का दक्षिणतम भाग है। तो ये हमारे डायग्राम में रहा आपका पैंजिया। ये देखो, पहले वाले डायग्राम को देखो, जो 225 बिलियन ईयर एगो का ये भूभाग है, 225 मिलियन एगो। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये 225 मिलियन जो समय है, जो कालखंड है, ये क्या दर्शाता है भाई। तो ये रहा पैंजिया, और पैंजिया के दक्षिणतम भाग कहां है, तो पैंजिया का दक्षिणतम भाग ये रहा, इस वाले साइड में। ये आपका पूरा का पूरा पैंजिया का दक्षिणतम भाग है। और उत्तर में क्या है, लॉरेशिया है। ये है आपका लॉरेशिया, जो कि आपको यहां पे 150 साल बाद जो है कैटेगराइज करके ये वाला देखो लॉरेशिया आपको दिख गया, और इधर वाला भाग आपको गोंडवाना लैंड दिख गया, ठीक है। तो ये दो पार्ट्स आपके देखने को मिला। गोंडवाना भूमि के विशाल क्षेत्र में आपका आएगा क्या, आपका आएगा भारत, आपका आएगा ऑस्ट्रेलिया, आपका आएगा दक्षिण अमेरिका, आपका आएगा दक्षिण अमेरिका, ठीक है, ठीक है। तथा अंटार्कटिका का क्षेत्र जो है आपका कहां मिलेगा, गोंडवाना लैंड में। फिर आप कहोगे कि चल भाई, गोंडवाना लैंड में तो ये चीजें देखने को मिल रही है, लेकिन फिर हमारा भारत ये दक्षिण अफ्रीका से इतना दूर, अंटार्कटिका से इतना दूर, ऑस्ट्रेलिया से इतना दूर, तो प्लेट में गति हो रही है, और इसी गति के कारण ये सारे के सारे मूवमेंट हो रहे हैं। अब देखो, अंगारा भूमि के विशाल क्षेत्र में आपका यूरोप रहा, एशिया रहा, उत्तरी अमेरिका रहा, और ग्रीनलैंड का क्षेत्र रहा, ठीक है। अब बात करें, संवहनीय धाराओं ने भूप्रपट्टी को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया, और इस प्रकार भारत जो है ऑस्ट्रिया की प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने लगी, जिसका परिणाम यह है कि प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट यूरेशिया प्लेट से टकराई। ओहो भाई, यूरेशियन प्लेट से क्या होता है, सबसे पहले ध्यान से सुनना, ठीक है। एक मैप था मेरे पास, लेकिन शायद मैं नहीं लेकर आ पाया हूं, लेकिन मैं अच्छे से समझा पाता उसमें, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं। देखो ध्यान से, हम बात कर रहे हैं कि उत्तरी अमेरिका का जो ग्रीनलैंड, इस छोड़ो, संवहनीय धारा जो है भूप्रपट्टी को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर देता है, और इस प्रकार भारत जो है एक ऑस्ट्रेलिया की प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद जो है उत्तर दिशा में ऊपर की ओर यहां से होकर के ये इस डायरेक्शन में जो है बढ़ना शुरू करता है, यहां आता है, ठीक है। तो ये जो है यहां जाता है, और परिणाम स्वरूप ये होता है कि अपने से अधिक विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से जो है ये क्या होता है, यूरेशियन प्लेट से ये टकराता है, और ये टकराने का जो इसका नतीजा निकलता है भाई, वही तो भारत को तैयार करता है, ठीक है। वही तो भारत को तैयार करता है। ये देखो भाई मैप को, ये देखो ऑस्ट्रेलियन प्लेट अब यहां से जो है अपना जो है ये चलना आरंभ करता है। देखो, इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों के बीच स्थित टेथिस भू अभिजात के अवसादी चट्टान, वेरी इंपॉर्टेंट चीजें आपको डिस्कस करा रहा हूं। टेथिस भू अभिनति के अवसादी चट्टान जो वलित होकर हिमालय तथा पश्चिमी एशिया की पर्वत श्रृंखला के रूप में विकसित हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके दिमाग में आ रहा होगा ना कि आखिर ये हिमालय जो वलित पर्वत है ये पश्चिमी एशिया की पर्वत श्रृंखला के रूप में विकसित कैसे हुआ। तो यही है कि ये चट्टान, ये जो प्लेट है ऑस्ट्रेलिया से होकर के जब यूरेशियन प्लेट से टकराती है, यहां से देख रहे हो ना,
यहां से निकल करके ये जो अपना भारत, ये देखो ऐसे निकल करके जा रहा है जब, तो ये यूरेशियन प्लेट से टकरा रहा है, ठीक है, ये यूरेशियन प्लेट से टकरा रहा है। तो जब ये टकराता है तो यही वाला क्षेत्र ना आपका हिमालय वाला क्षेत्र है, ये वाला ही क्षेत्र ना आपका हिमालय वाला क्षेत्र है। तो ये क्या करता है, फलित श्रृंखला के तौर पे इसका निर्माण कर देता है एक बेहतर ढंग से। इसी का परिणाम है, देखना, सोमाली प्लेट, अरवियन प्लेट, सुंडा प्लेट, ये सारे के सारे आपको यहां पे हम दिखा रहे हैं। हम देखो थीस के हिमालय के रूप में ऊपर उठने तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे के नीचे धंसने के परिणाम स्वरूप एक बहुत बड़ी द्रोणी यानी कि बेसिन का जो है निर्माण होता है। समय के साथ यह बेसिन उत्तर के पर्वत एवं दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठारों से बहने वाली नदियों के अवसादी निक्षेपों द्वारा धीरे धीरे भर गया। इस प्रकार जलोढ़ निक्षेप से निर्मित एक विस्तृत समतल भूभाग भारत के उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हुआ। भाई जब ये द्रोणी बन गया तो समय के साथ क्या हुआ, ये बेसिन उत्तर पर्वत एवं दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार से बहने वाली नदियों के और सादे निक्षेपों द्वारा धीरे धीरे भर गया। अब बताओ, अगर नदी अगर किसी चीज को बहाकर लाती है और वहां पे इकट्ठा हो जाए तो उससे बेहतर मैदान, उससे बेहतर लैंड, उससे अच्छा उपजाऊ जमीन, उससे बेहतर कृषिगत भूमि कोई हो सकता है। इसीलिए ये उत्तरी मैदान जो बिहार यूपी वाला क्षेत्र है, ये इतना बेहतर होता है कृषि के लिए। अब देखो भाई, समझ रहे हो ना बात को कि क्या इंटरेस्ट आपको पैदा कर रहा है आपका ये एनसीईआरटी। मैं बात कर रहा हूं किस क्षेत्र की, मैं बात कर रहा हूं आपके लिए उत्तरी मैदान वाली क्षेत्र की, जो जस्ट इसके बगल में ही है। अब देखो, अपने पूरे देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को उत्तर दक्षिण 3 भागों में बांटा है, ठीक है। एक है हमारा बृहद या महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री, यह सबसे ऊपरी भाग में स्थित श्रृंखला है। कहां है, इस सबसे ऊपरी भाग में जो है स्थित श्रृंखला है। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है जिसे 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंची शिखर हैं, ठीक है। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर आते हैं। अब देखो, आपका एनसीईआरटी ये दे देता है भाई मैच कराने के लिए, बस इसे अच्छे से पढ़ लो। माउंट एवरेस्ट की बात करें तो ये नेपाल में है, ठीक है। ऊंचाई देख लो आप 8848 मीटर, ठीक है। कंचनजंगा भारत में है, देख लो ऊंचाई 8558। मकालू नेपाल में है। ये सब किसका है, बृहद हिमालय का या महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री का हिस्सा है, ठीक है। धौलागिरी नेपाल का ही है 8172। नंगा पर्वत, ठीक है, भारत में है 8126 मीटर। अन्नपूर्णा नेपाल की है 80, ठीक है। नंदा देवी भारत का है 7817 किलोमीटर। अब देखो, ये जो है आपको देखने को मिला, ठीक है। आप जाकर के मैप में अच्छे से ढूंढना और प्लीज खोजना शुरू कर दो, ठीक है, खोजना शुरू कर दो। नहीं खोजोगे तो कैसे समझ पाओगे कि क्या चीजें आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा रिसर्च करो, थोड़ा सा समझो चीजों को कि आपको भी पढ़ने में ये चीजें इंटरेस्ट पैदा करे, ना कि आप ऐसे पढ़ो मतलब नहीं होता है। एक बच्चे को उंगली पकड़ा करके जब चलाते हैं तभी तक चलता है, नहीं तो फिर बैठ जाता है। तो वो काम नहीं करना है, आपको अपने से ही चलने की आदत डालनी होगी, ठीक है। देखो, हिमालय के इस भाग का क्रोड जो है ग्रेनाइट का बना हुआ है। किसका, हिमाद्री की मैं बात कर रहा हूं, सॉरी। यह श्रृंखला जो है हमेशा बर्फ से ढकी रहती है तथा इसे बहुत सी हिमालयों का प्रवाह होता है, ठीक है। चलो अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब सेकंड है हमारा लघु या मध्य हिमालय। देखो,
देखो हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है, जो हिमाद्री आपका है उसके दक्षिण में स्थित है। सबसे अधिक असम है, ठीक है, एवं हिमाचल का या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है, ठीक है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो देख सकते हैं आप 3700 से लेकर के 4500 के बीच, चौड़ाई की 50 किलोमीटर, ठीक है। इसकी पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी है तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है धौलाधर जो हिमाचल एवं महाभारत जो नेपाल श्रृंखला भी महत्वपूर्ण है इसकी। देखो इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी जो कि पीर पंजाल में, ठीक है, तथा हिमालय की कंगाड़ा एवं कुल्लू की घाटियां जो है धौला भी स्थित है। अब बात करें इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों जैसे कि मसूरी, जहां आपका ड्रीम है जाना, नैनीताल एवं रानीखेत के लिए जाना जाता है, ठीक है भाई, यही सारे क्षेत्र हैं। अब इसी के बारे में आप पढ़ने से डरोगे, कैसे मजा आएगा। अब आओ आगे की ओर, सेकंड नहीं थर्ड जो है शिवालिक या वाह्य हिमालय। हिमालय का सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। इसकी चौड़ाई की बात करें तो 10 से लेकर के 50 किलोमीटर तथा लंबाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। यह श्रृंखला जो है उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखला से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है, ठीक है। ये घाटियां बजरी या जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई है। निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है, जो कि कुछ प्रसिद्ध दून है, देहरादून, कोटली दून एवं पाटली दून, ये सब दून के नाम से जाने जाते हैं। और कहाँ है ये आपको पूरा का पूरा स्वरूप जो है हम आपको दिखा रहे हैं, आपको हम अपने माध्यम से ज्योग्राफिकल व्यू दे रहे हैं। ज्योग्राफिकल व्यू यानी कि हम आपको भारत का भ्रमण करा रहे हैं, आप इसमें डूबो और इसके नेचुरल चीजों का आनंद लो, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। अब आप खोजो हिमालय पर्वत, हिमालय में देखो कि ब्रह्मपुत्र नदी कहां बह रही है। आप इस मैप में खोजोगे तो भली भांति आप देख पाओगे कि ब्रह्मपुत्र नदी कहां है। खोजो फटाफट से, ठीक है। मुझे कमेंट करके बताना कि किसके पास है, चीन, तिब्बत के पास, पांग, ठीक है। अब ये नमचा, बरुआ, ये किधर है भाई, किसकी बात करें, ब्रह्मपुत्र नदी कहां है, किसको मालूम है आप मुझे बताना। कोसी नदी तो दिख रहा है, ठीक है, गंडक दिख रहा है, गंगा दिख रहा है, तो फिर ये ब्रह्मपुत्र कहां बह रही है। देखो अगर हम बात करें यहां पे तो दिहांग महाखंड गर्ज के बाद जो है हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाती है। कहां से, यहां से, ठीक है, मोड़ बनाती हुई भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाती है, ठीक है, पूर्वी सीमा के साथ जो है ये फैल जाती है, ठीक है, ये पूर्वी वाला सीमा के साथ, ठीक है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों तथा पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। ध्यान से सुनिएगा, ये पहाड़ियां उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर तथा मजबूत बलुआ पत्थर जो अवसादी शैल हैं से बनी होती है। ये अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली है। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मणिपुर तथा मिजोरम पहाड़ियां भी इसमें शामिल थी। कब की बात है, पूर्वांचल की बात कह रहे हैं, शामिल है, ठीक है, पूर्वांचल में, ठीक है। अब चलो, अब देखो अगर हम मैप में कुछ चीजों को दिखाएं तो देखो यहां पे आपको दिखाता है, अगर ये चीजें डिनोट करता है कुछ इस प्रकार से, तो वो शिखर को डिनोट करता है, ये क्रॉस यानी कि दर्रा को डिनोट करता है। देखो ये सब क्या है, ये पर्वत है, यहाँ पे शिखर की बातें यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। क्रॉस से आपको क्या डिनोट करता है, दर्रा की, और ये कैसी एक ऐसे बता रहा है प्लेन यानी कि पर्वत, तो देखो ये डिनोट कर रहा है यानी कि ये सब क्या है, आपके प्लेन जो है आपके
हिमालय पर्वत है, ठीक है। अब द्रोण को मैं दर्रा को मैं दिखाऊं, अगर दर्रा दिखाया होगा तो वहां पे क्रॉस जरूर लगाया होगा, ठीक है। तो जहां पे भी क्रॉस दिखे इस मैप में तो समझना कि वहां पे दर्रा जो है आपका प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये कुछ मैजिकल टर्म्स हैं जिसे समझना होगा, तब देखने आएगा मैप आपको। देखो, हिमालय को पश्चिम से पूरब तथा दक्षिण क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। इस वर्गीकरण को नदी घाटियों की सीमा के आधार पर किया जाता है। देखो, सतलुज एवं सिंध के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब के नाम से जाना जाता है, लेकिन पश्चिम से पूरब तक क्रमशः इसे पश्चिमी तथा हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। अगर हमारे पास मैप होगा बड़ा वाला तो मैं अच्छे से दिखा पाऊंगा आपको। अब यहां पे सिंधु नदी को देखो, ठीक है। क्या कह रहा है? सिंधु नदी कह रहा है कि हिमालय को सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है, जो कि पाकिस्तान। सतलुज किधर है भाई? और सिंधु इसके बीच, ठीक है, जो पाकिस्तान में है। अब देखो, बात करें तो सतलुज तथा काली नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। काली तथा तिस्ता नदी नेपाल हिमालय का एक, तिस्ता तथा दिहांग नदी असम हिमालय का सीमांकन करती है, ठीक है। तो आप इस मैप में प्लीज, मैं आपको ये वर्क दे रहा हूं, ठीक है, आपका होमवर्क है कि इन सारे के सारे लोकेशंस को जो है आप यहां पे डिनोट करोगे और यहां पे चीजों को देखने की कोशिश करोगे। मैं कहता हूं गारंटी लेकर के, इससे बेहतर जो है आपको नोट्स, आपको क्लासेस, आपको मैप जो है देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। कोशिश करना, कोशिश करोगे हर एक चीज मिलेगी। मैं दिखा दिया हूं, समझा दिया हूं। ये देखो, आपका जो है यहां से जो है बहना आरंभ होता है, सिंध इधर पाकिस्तान में भी बहता है, ठीक है, ये सारा इधर पाकिस्तान में भी बहता है, तो सब देख लेना, ठीक है। इधर भी है सुमेरु द्रोणी, यहां पे आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। सतलुज यहां है, रावी है, तो ये देखना प्लीज, ठीक है। अब बात करें उत्तरी मैदान की, तो उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणाली है, जैसे कि सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से बनी है। जो ये उत्तरी मैदान की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। आ जाओ, मैं दिखा रहा हूं, ठीक है, उत्तरी मैदान को मैं दिखा रहा हूं, ठीक है। यहां है आपका ये उत्तरी मैदान, ठीक है। ये उत्तरी मैदान जो है कैसे बनी है? ये 3 प्रमुख नदियों के सहयोग से बनी है। पहले तो सिंधु ने अपने कुछ अवसादों को बहा कर लाया, फिर साथ ही साथ गंगा बहा कर लाई, फिर ब्रह्मपुत्रा क्यों मानेगी भाई, उसने भी बहा कर लाया और यहाँ पे एक जोड़ मृदा जो है इकट्ठा कर दिया, जिससे ये उत्तरी मैदान जो है गठित हो गई। इसका विस्तार बात करें तो 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है, किसका? उत्तरी मैदान का। यह मैदान लगभग 3200 किलोमीटर लंबा एवं 150 से लेकर के 220 किलोमीटर की चौड़ाई का क्षेत्र जो है यह आपका उत्तरी मैदान देखने को मिलता है। देखो, समृद्ध मृदा आवरण जो है, पर्याप्त पानी की उपलब्धता तथा अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। कौन? उत्तरी मैदान। क्या है? उत्तरी मैदान की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, बात करें उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। कितने भाई? 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। देखो, पहला है उत्तरी मैदान के पश्चिम भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है, ठीक है। फिर देखो, सिंध तथा इसकी सहायक नदियों द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग जो है पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है, पाकिस्तान में पड़ता है, जो कि मैं आपको दिखा चुका हूं। प्लीज आप भी देखने का कोशिश करना, ठीक है। अब बात करो सिंध तथा इसकी सहायक नदियां झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास तथा सतलुज हिमालय से निकलती है, ठीक है। ये सारी की सारी नदियां, ध्यान से सुनना। मैदान के इस भाग में द्वाब की संख्या बहुत अधिक है, द्वाब क्षेत्र पाया जाता है। देखो, द्वाब का अर्थ क्या है? 2 नदियों के बीच का भाग द्वाब कहलाता है। द्वाब 2 शब्दों से मिलकर बना है, दो तथा आब, अर्थात पानी। आब का मतलब क्या होता है? पानी, और दो का मतलब दो ही होता है। देखो, इस प्रकार पंजाब भी
दो शब्दों से मिलकर बना है। पंज का अर्थ होता है पांच तथा आब का मतलब होता है अर्थात पानी, यानी कि 5 पानियों का क्षेत्र, ठीक है, पंजाब कहलाता है। तो मैं एक एक चीजों को समझा रहा हूं तो आप समझने में क्यों परेशान हो रहे हो, ठीक है, आप समझो, देखो, पढ़ो। अब देखो नेक्स्ट है गंगा मैदान का विस्तार। घाघर तथा तीस्ता नदी के बीच हुआ है। घाघर तथा तीस्ता नदी, गंगा, ये देखो घाघर, ठीक है, और तीस्ता नदी। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप मैपिंग पे जोड़ दो, ये सारी चीजें आपको समझ में आएगी। मैं कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं, आप मैप में जाकर ढूंढना, मैं भी बता रहा हूं अभी भी, ठीक है, लेकिन फिर भी आप भी ढूंढना, देखना। देखो ये उत्तरी भाग में हरियाणा है, आपका दिल्ली है, आपका उत्तर प्रदेश है, या आपका बिहार है, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। बात करें ब्रह्मपुत्र का मैदान जो है, इसके पूरब विशेषकर असम में स्थित है। पूर्व विशेषकर असम में, असम किधर है, हाँ, स्थित है। अब बात करें उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 वर्गों में विभाजित। अरे भाई वही चीजें तो आपको यहां पे देखने को मिल रहा है। अब देखो आकृति विभिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान को 4 भागों में विभाजित किया गया, आकृति की विभिन्नता के। पहला है भाबर। देखो भाबर कहने का तात्पर्य क्या है, नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय, ये देखो नदी उतर रही है, जो शिवालिक की ढाल पर 8 से 10 मीटर की चौड़ी पट्टी में गुठित यानी कि कंकड़ पत्थर का निक्षेपण करती है शिवालिक, ठीक है। भाबर, ये देखो ये वाला ये क्षेत्र जहां मैं ये दिखा रहा हूं, ठीक है, करती है। सभी सरिताएं इस भाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती है, जो पानी आती है सब इसमें विलुप्त हो जाती है, नहीं दिखता है कि पानी बह रही है, ठीक है। यह क्षेत्र कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है, यह भाबर वाला क्षेत्र कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। फिर आता है आपका तराई। तराई वह है भाबर के दक्षिण में ये सरिताएं तथा नदियां पुनः निकलती है, इसके दक्षिण से जो है फिर यहां से ये निकलती है, ठीक है, फिर निकलती है एवं नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है। भाई निकलेगी तो पूरे पानी स्रावित करके तो वहां पे दलदली क्षेत्र बनेगा। इसकी चौड़ाई की बात करें तो 10 से 20 मीटर की ही होती है। यह वन्य प्राणियों से भरा घने जंगल का क्षेत्र है, यहाँ पे वन्य की प्राणी से भरा हुआ यह क्षेत्र है। अब देखो बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल को काटा जा चुका है। भाई इस जंगल को काट दिया गया है। अब इस क्षेत्र में दुधवा राष्ट्रीय पार्क स्थित है। देखो भाई स्टैटिक्स भी कंप्लीट, ये चीजें हैं आपकी एनसीईआरटी पढ़ने का। थर्ड है बांगर, उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग, पुराने जलोढ़ का बना है। ये नदियों के बाढ़ वाले क्षेत्र मैदान के ऊपर स्थित है तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं। इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। चौथा है खादर। बांगर, ये खादर बाढ़ वाले मैदान के नए तथा युवा निक्षेप को खादर कहा जाता है, ठीक है। इनका लगभग प्रत्येक वर्ष पूर्ण निर्माण होता है, इसलिए ये उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं। अब बात करेंगे प्रायद्वीपीय पठार की। प्रायद्वीपीय पठार की बात करें, चलो, प्रायद्वीपीय पठार पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। यह गोंडवाना भूमि से टूटने एवं अपवाह के कारण बना था तथा यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है। भाई बात कर रहे हैं हम पठारों की। प्रायद्वीपीय पठार कहां है? दक्कन का पठार। देखो किस वाले क्षेत्र की बात कर रहे हैं हम? तो हम बात कर रहे हैं भाई मेरे इस वाले क्षेत्र की, ठीक है। अब देखो बना है तथा यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है। इस पठार ये भाग में चौड़ी तथा छिलछिली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां हैं। इस घाट के दो मुख्य भाग हैं, एक मध्य उच्चवास भूमि
जो कि नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार की अधिकतर भाग पर फैला है, इसे मध्य उच्चवाच के नाम से जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरा है। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान से बलुआई तथा पथरीले मरुस्थल से घिरा हुआ है। ठीक है, तो आप, मुझे उम्मीद है कि अगर यहां तक बने हैं तो आपको समझ में भी आ रहा है, इंटरेस्टिंग भी लग रहा है, तो प्लीज यही सारी चीजें हमें चाहिए। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। ठीक है, तो ये आपको देखना है। अब सेकंड है दक्कन का पठार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं अभी डिनोट किया ना वहां पे दक्कन का पठार था, आप देखना। ठीक है, आप देखना, ये देखो मालवा का पठार है, यहां पे आपको 3rd नंबर पे दक्कन का पठार देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ियां तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूरब विस्तार में है। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा तथा पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। ठीक है, इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है, जिसे स्थानीय रूप से मेघालय, कार्बी, इंगलोंग पठार तथा उत्तर कशरा पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यह भ्रांस के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हुआ था। कौन? दक्कन का पठार। पश्चिम से पूरब की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखला गारो, घासी तथा जनजातीय मेघालय पठार में ही है। ठीक है, दक्षिण के पठार के पूर्व एवं पश्चिम सिरे पर क्रमशः पूर्व तथा पश्चिम घाटी स्थित है। पश्चिम घाटी दक्षिण तट के समानांतर स्थित है। वे सतत हैं तथा उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। पश्चिम के घाट को सह्याद्रियों के नाम से भी जाना जाता है। पूर्वी घाट का विस्तार देख लो। यहां पे आपका पूर्वी घाट किधर है? आप तो समझ रहे हो ना पूरब पश्चिम क्या है नहीं है। तो पूर्वी घाट की बात करें तो महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। कहां तक? दक्षिण तक है, नीलगिरी तक है। ठीक है, कहां? नीलगिरी तक आपको यह देखने को मिलेगा। पूर्वी घाटी का विस्तार सतत नहीं है, यह अनियमित है। ठीक है, एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको काट दिया है। मतलब कहीं है कहीं नहीं है, कहीं है कहीं नहीं है, लेकिन है ये पूर्वी घाटी है। पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई 600 मीटर है। पूर्वी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जिंदगाड़ा है, जिसकी ऊंचाई 1690 मीटर है। ठीक है, और यह विशाखापत्तनम जिले में स्थित है। अन्य शिखर अरमा, गोंडा, महेंद्रगिरी, देवमाली आदि में है, इसलिए यह अनियमित है, सतत नहीं है। पूर्वी घाटी के दक्षिण में सेवराय तथा जवादी की पहाड़ियां स्थित आपको देखने को मिलेगी। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यह पाई जाने वाली काली मृदा है, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। क्या? दक्कन ट्रैप। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से होती है। किसकी? दक्कन ट्रैप की। इसलिए इसे शैल अग्निय है। ठीक है, इन शैलों का समय के साथ अपर्दन हुआ, जिससे काली मृदा का निर्माण हुआ। अरावली की पहाड़ियां प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम किनारे पर स्थित है। ये बहुत अधिक अपर्दित एवं खंडित पहाड़ियां हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है भारतीय मरुस्थल। अरावली पहाड़ी के पश्चिम किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। ये बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगिणी मैदान है, जिसकी क्षेत्र 150 मीटर है। ठीक है, प्रति वर्ष से भी कम है। वर्षा होती है इसमें। शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है। ठीक है,
बरकान, ठीक है, का विस्तार जो है बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता में पाए जाते हैं। तटीय मैदान की बात करें तो प्रायद्वीपीय पठार के किनारे पर संकीर्ण तटीय पट्टी का विस्तार है, जो कि पश्चिम तट, पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस मैदान के 3 भाग, जैसे कि आपको तट के उत्तरी भाग में कोणक, जैसे कि मुंबई गोवा है, मध्य भाग में कर्नाड मैदान गोवा से मंगलपुर के बीच, एवं दक्षिण भाग को मालबार तट, जैसे कि मंगलूर एवं कन्याकुमारी के बीच ये कहा जाता है। पूर्वी तट पूर्वी घाट तथा बंगाल की खाड़ी के बीच चौड़ी तथा समतल विस्तृत मैदान जो है आपको देखने को मिलता है, ठीक है, देखने को आपको मिलता है। ओके, तो देखो अब बात करते हैं द्वीप समूह। भारत में 2 द्वीप समूह भी स्थित हैं। लक्षद्वीप समूह केरल के मालबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप समूह अरब सागर में छोटा प्रवाण द्वीप से बना है। पहले इसको लक्वादीव, मिनिकाय तथा एमिनदीव के नाम से जाना जाता था। 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। यह 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला है। करावती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। पिटली द्वीप, जहां मनुष्य का निवास नहीं है, वहां एक पक्षी अभ्यारण्य, पित्ती पक्षी अभ्यारण्य जो है अवस्थित है, याद रखिएगा। ये नोट, प्रवाल पॉलिस कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी हैं। ये जो पिक्चर में देख रहे हो, जो कि समूह में रहते हैं। इनका विस्तार छिछले तथा गर्म जल से होता है। इसके कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है। प्रवाल स्राव एवं प्रवाल अवस्थितियां टीले के रूप में निक्षेप होती है। ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती है: प्रवाल रोधिका, तटीय प्रवाल भित्ति तथा प्रवाल वलय द्वीप। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल रोधिका का अच्छा उदाहरण है। प्रवाल वलय द्वीप गोलाकार या हॉर्सशू आकार वाले रोधिका होते हैं। अब देखते हैं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, जो यहां पे अवस्थित है। यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, आप देख रहे हैं, ठीक है। यह द्वीप समूह मुख्य 2 भागों में बटा है। उत्तर एवं दक्षिण में निकोबार है, पहले में अंडमान है। यह माना जाता है कि यह द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं। ये द्वीप विषुवत वृत्त के समीप स्थित है। यह की जलवायु विषुवतीय है, ठीक है। भारत का एकमात्र संकीर्ण ज्वालामुखी अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के बैरेन द्वीप पर स्थित है। अंडमान एवं निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, जो दक्षिण अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है, ठीक है। भूगर्भिक तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता है, परंतु हाल में भूकंप से गलत साबित हो गया। प्रायद्वीपीय पठार अग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल में बनी अस्त्राकृतियां हैं। भूगर्भिक वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है, ठीक है। तो ये देखो कुछ मेजर फिजियोग्राफी डिवीजन्स हैं, जो आप एक बार देख लेना। मैं तो आपको बहुत सारी चीजों को अच्छे से समझा चुका हूं, फिर भी आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। ओके, और इसमें अगर आपको कुछ और चीज जाननी है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं कमेंट करेंगे तो मैं आपका आंसर या तो कमेंट में दे दूंगा या फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको सारी चीजें प्रोवाइड कर दूंगा। आप इस नोट्स को पढ़ना, इस लेक्चर को पढ़ना, फिर बुक को रीड करना। देखना एक भी ऐसा वर्ड जो आपको यहां पे मैं ना समझाया हूं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू
एंड जय हिंद, बाय बाय डियर स्टूडेंट, लव यू, टेक केयर।